बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.8 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.8 जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड ये इन्होंने क्वेश्चंस इधर लिखे हुए हैं, यानी कि स्टोरी सम्स क्वेश्चंस हैं और इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम आते हैं। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये मैंने इस जगह पर लिख लिया है। तो इसे हमने सॉल्व करना है। तो इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है उसका उन्होंने ना नक्शा बनाया। अब उसके नक्शे के अंदर वो क्या बता रहे हैं जी, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विरांडा, एक ना रेक्टेंगुलर शेप का विरांडा है, उसकी उन्होंने ये वाली इक्वेशन दी हुई है, यानी कि एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स स्केयर माइनस 2x-3 मीटर स्केयर। तो ये क्या जी, ये एरिया है, यानी कि जो एरिया है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई हुई है। उसकी वैल्यू कितनी है, वो इस चीज के बराबर है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का एक वरांडा है, और जो वरांडा है इसकी ये उन्होंने ना एक्सप्रेशन बनाकर पहले से उन्होंने बता दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर बोथ डिमेंशन ऑफ वरांडा, मसलन अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का वरांडा है, तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगी, यानी कि ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी। अब वो कहते हैं इसकी आपने डिमेंशन जो है ना वो बतानी है। डिमेंशन से मुराद इसकी जो साइड्स हैं, कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो आपने बतानी है। तो सिंपल इसके हमने ना फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने से क्या होगा, एक हमारे पास लेंथ आ जाएगी और एक विड्थ आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ वेरांडा, इसका पेरीमीटर बताएं, यानी कि ये जो इसकी बाउंड्री है इसकी लेंथ किसके बराबर है। तो एक तो उसके बारे में आपने बताना है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा, और जो फेंसिंग करनी है, यानी कि इसकी जो साइडें हैं, जो इसकी बाउंड्री है उस जगह पर फेंसिंग करनी है, और उसकी जो कास्ट है वो कितनी आएगी वो आपने बतानी है। अगर 1 मीटर जो है वो 200 रुपये उसके ऊपर लग रही हो, यानी कि 1 मीटर लंबाई के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 200 आ रहा है, तो फिर आपने ये बताना है कि इसकी टोटल जो फेंसिंग होगी उसके कितने पैसे लगेंगे। और एंड के ऊपर वो ये कह रहे हैं अगर ये जो वरांडा है इसको कारपेटिंग किया जाए, यानी कि बीच में कारपेट बिछा दिया जाए, तो फिर कितने पैसे इसकी कास्ट आएगी, जबकि जो पर मीटर स्क्वेयर की जो कास्ट है ना वो 250 रुपीज है। तो इस क्वेश्चन को ना हमने सॉल्व करना। तो वो तो ये आसान क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वेयर -2x-3, इसको हम ना सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है ना इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बन जाता है जी -3x स्क्वेयर। अब यहाँ से हमने सिर्फ ये 3 लेना होता है और फिर इसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं, और बनाना क्या है जी, -2x बनाना है। तो 3 किस टेबल पर आता है, 1 के टेबल पर 3 आता है, 1 3 × 3 है। तो यहाँ से ये ना -2 बन सकता है। अगर ये माइनस इधर लगाया जाए और इधर क्या लगाया जाए, प्लस लगाया जाए, क्योंकि ये जो बड़ी टर्म होते हैं ना उसके साथ ये वाला साइन लगाते हैं। अच्छा, और ये सोच के लगाना होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे तो फिर ये -2x बनेगा, साथ एक्स एक्स लिख लें। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -2x बनता है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें -3x स्क्वायर बनता है। तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर +1x-3x और -3, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से ना हम कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, तो x+1 इस जगह पर लिखा जाएगा। अब यही x+1 आप आगे लिख लें। अब आपने ना जरा सोच के लिखना है कि मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं तो -3x आए। तो वो हमें पता -3 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर -3 आना। और अगर हम -3 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 बनता है, इसका मतलब ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको अगर हम x+1 को कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x-3, यानी कि ये वाला जो x है इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। अब जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर आ गई, इन दोनों में से किसी एक चीज को लेंथ कहते हैं, तो L बराबर आ गया x+1 के, और जो W है यानी कि जो इसकी विड्थ है वो किसके बराबर आ गई, x-3 के बराबर आ गई है। अब बेशक आप इसके साथ मीटर मीटर लिख लें, तो ये हम कहेंगे ये इसकी क्या है जी, डिमेंशंस हैं। तो उन्होंने यही पूछा था कि इसकी जो डिमेंशंस हैं वो बताएं।
तो जो इसकी डिमेंशंस थी वो हमने इस तरीके से मालूम कर ली है। तो एक ये डिमेंशन इसकी निकल आई, और जो दूसरी डिमेंशन है ना वो ये वाली निकल आई है। तो ये हमने ना इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। अच्छा, इसके ना जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसके 4 पार्ट्स थे। तो ये अभी हमने ना सिर्फ जो सबसे पहला पार्ट है ना उसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट इसका पार्ट है ना उसको भी देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डिमेंशन ऑफ वरांडा। तो इसकी ये डिमेंशन निकल आई है। इससे जो नेक्स्ट है ना वो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। जो पेरीमीटर है वो आपने मालूम करना। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम आपने पेरीमीटर मालूम करना होता है ना, यानी कि अब हम सॉल्व करने लगे हैं बी वाला जो पार्ट है ना उसको। तो पार्ट बी को हम सॉल्व करने लगे हैं, उसके अंदर जो पेरीमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है, उसके अंदर हम लिखते हैं 2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एल प्लस डब्ल्यू से, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि इन दोनों को जमा कर लें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। या दूसरा मेथड ये है कि ये भी एल है ऊपर भी एल है, इधर डब्ल्यू इधर डब्ल्यू, तो 2l प्लस 2w लिख लें या इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अब इसके अंदर ना हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसके अंदर ना हमने दो वैल्यूज जो है ना एल और डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना उसको पुट करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं जी, जो पेरीमीटर है वो बराबर आ जाएगा 2, फिर 2 के बाद हमने क्या लिखना है, एल। एल की वैल्यू जी x+1, तो x+1 इधर लिखेंगे। और उसके बाद हमने डब्ल्यू की वैल्यू लिखनी है x-3, और इस जगह पर ना ये ब्रैकेट आ जाएगी, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर लिख देंगे। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अंदर वाली जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो x+1 प्लस x-3 आ जाएगा। अब ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और जब -3 + 1 करेंगे तो इधर -2 आएगा। और लास्ट के अंदर हमने इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4x-4। तो ये हमारे पास ना पेरीमीटर जो है उसका फाइनल आंसर आ गया। जो उन्होंने कहा था कि आपने पेरीमीटर की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है, तो हम कहेंगे जो पेरीमीटर है वो बराबर आ गया 4x-4 के, वो इक्वल आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट उन्होंने पूछा है उसे देखते हैं। हमारे ये दो पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा, यानी कि अब आपने ना इसकी जो फेंसिंग करनी है, यानी कि जिस तरह साइडों के ऊपर बाड़ लगानी है, उसका आपने ना बताना है कि कितने पैसे लगेंगे। अब हम जो इसका सी पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में आपने ना लिख देना कास्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कि जो कास्ट है फेंसिंग की वो किसके बराबर है, वो हमें पता है। वो उसकी कीमत है जी 200 रुपीज। तो इधर पहले एक दफा लिख लेते हैं कास्ट ऑफ फेंसिंग, जो कि बराबर है कितने की, अगर 1 मीटर अगर हम करवाते हैं तो उसकी कितनी कीमत है जी, 200 रुपीज है। और हमारे पास जो टोटल पेरीमीटर है उसकी हमने करनी है। तो कास्ट ऑफ टोटल फेंसिंग, कास्ट ऑफ जो टोटल फेंसिंग अगर हम करवाएं उसका कितने पैसे लगेंगे। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ना 200 को मल्टीप्लाई कर देना है पेरीमीटर से। तो 200 को अगर हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इधर हम 200 ही लिखेंगे और पेरीमीटर की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे 4x-4। अब इस अगर 200 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें 4x के साथ तो ये बन जाएगा 800x और -800। तो ये आप लिख लें, या आप 800 को कॉमन ले लें और इधर लिख लें x-1। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा कि जो फेंसिंग है उसके जो टोटल जो एक्सपेंस है वो इसके बराबर होगा। अच्छा, अब इसके बाद ना उन्होंने लास्ट के अंदर ये पूछा था कि एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर, जो इसका फ्लोर है, ये जो वरांडा है इसके अगर हम कारपेट करवाएं सारी को तो फिर कितने जो है ना पैसे लगेंगे, जबकि 1 मीटर स्क्वायर ना 250 रुपीज उसका खर्च आता है। तो इसके लिए हम ना इस जगह पर मजीद बताते हैं। हम कहते हैं जी जो डी पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे जी कास्ट ऑफ कारपेटिंग, जो कारपेट हमने बिछाना है उसके जो पैसे लगने हैं, तो वो किसके बराबर हैं जी, किसके जी, जो विरांडा है
उसका जो फ्लोर है, बरामदा का जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसके ऊपर जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं जी, 250 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर उसका खर्चा आ रहा है। तो अब हमने जो टोटल एरिया है ना, उसको हमने 250 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कास्ट ऑफ टोटल कारपेटिंग, अगर हम टोटल कारपेट अगर उसे करवाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 250 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ, यानी कि कारपेट एरिया के ऊपर डाला जाता है, इस वजह से एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है। और एरिया की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में गिवन थी। मसलन अगर आप ये क्वेश्चन देखें ना, तो इधर एरिया का उन्होंने जिक्र किया हुआ है, वो बराबर है एक्स स्क्र माइनस 2x-3। तो इधर हम लिखेंगे जो एरिया हमारे पास वो किसके बराबर है, x² -2x-3 के वो इक्वल है। तो ये इसके ना टोटल रुपीज इतने बन जाएंगे। बस इसको इधर तक आप ना सॉल्व कर दें और इसके ऊपर यूं बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद आप साथ लिख दें आंसर। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो फोर्थ पार्ट है उन्होंने सॉल्व होना था। तो इसके ये 4 के 4 पार्ट मैंने इधर सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ मशीन। हमारे पास एक मशीन है, और उस मशीन की जो सरफेस है ना, वो क्या है, स्क्वायर है। यानी कि हमारे पास जो मशीन है वो स्क्वायर शेप की है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। तो जब स्क्वायर की बात आती है तो वो हमें पता है उसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो बराबर होती है। ये भी एल है तो ये भी एल ही होगी। तो ये साइड भी एल होगी और ये भी एल होगी। अच्छा, अब वो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो इस चीज के बराबर है। और ये क्या है जी, एरिया। ये वैल्यू किसकी है जी, एरिया की वैल्यू है। तो फिर वो कह रहे हैं लेंथ, जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर आपने लेंथ मालूम करनी है। तो बारी बारी सॉल्व करते जाते हैं जो उन्होंने बातें पूछी हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आपने लेंथ ऑफ सरफेस जो है, जो स्केयर, उसकी सरफेस, लेंथ ऑफ द सरफेस, और ये सरफेस किसकी है, ऑफ स्केयर, जो स्केयर है उसकी आपने सरफेस मालूम करनी है। ये उनका क्वेश्चन है, यानी कि आपने एल की वैल्यू जो है ना फाइंड करनी है। तो दो तरीकों से ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नंबर एक, आप ना इसका स्केयर रूट ले लें, यानी कि अगर आपने लेंथ मालूम करनी हो और हमारे पास एरिया गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, एरिया का स्केयर रूट ले लेते हैं। जब एरिया का स्केयर रूट लिया जाता है, तो वो लेंथ के इक्वल आ जाता है। तो इसको डिवीजन मेथड से भी किया जा सकता है, और इसको हम पहले इसकी फैक्टर बना लेते हैं और फिर उसके रूट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों मेथड से ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इसके हम ना फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर आसानी से बन जाएंगे। तो हम इसके यूं एरिया की इधर वैल्यू लगाते हैं। एरिया किसके बराबर है जी, 25x² -30x +9 के बराबर है। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 1 मिनट, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया। 1 मिनट। हाँ जी, ये अब हमारे पास ना क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इस जगह पर हमने क्या करना है, अब जो 25 है ना, एक्स स्केयर, ये हमें पता है ये बराबर होता है जी 5x का होल स्केयर। फिर ये जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्केयर। फिर उसके बाद इधर माइनस है, तो इधर हम -2 लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और इधर हम लिख देंगे सेकंड टर्म। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 5 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30, और ये 7x, इसका मतलब ये हमने सही सॉल्व किया। तो ये चीज ना बन जाएगी। इन दो टर्म्स को यूं ब्रैकेट में लिखेंगे, 5x और 3, और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और इस जगह पर स्केयर आ जाएगा। अब ये जो स्केयर रूट और स्केयर है ना, इसने कैंसिल हो जाना, और पीछे हमारे पास जो एल है, यानी कि जो लेंथ है, इसकी डिमेंशन है, वो बराबर आ जाएगी 5x-3 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। तो ये हमने ना इसकी जो लेंथ है ना वो हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। उसके अंदर उन्होंने की कौन सी बात पूछी हुई है। तो दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस, इसकी जो बाउंड्री है ना वो आपने बतानी है।
तो वो हमें पता है इसकी बाउंड्री बराबर होगी 4L के, क्योंकि ये L है, एक L ये है, 2L 3L और 4L। तो अब जो इसका बी पार्ट है उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने इसकी जो बाउंड्री है उसको हमने मालूम करना है, यानी कि दूसरे को पार्ट के अंदर हमने जो बाउंड्री है टोटल उसकी हमने एक्सप्रेशन जो है ना वो मालूम करनी है। और हमें पता होना चाहिए जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर के बराबर है। बाउंड्री किसके बराबर है जी, वो तो इक्वल होगी पेरीमीटर के। और इधर हम लिख लेते हैं जी बाउंड्री बराबर है पेरीमीटर के। और वो हमें पता है किसके बराबर है जी, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, और वो बराबर हो जाएगा जी 4L के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास एल की वैल्यू तो है, ये अभी हमने ये फाइंड की है। तो एल की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, ये हम इधर लिख लेते हैं 5x-3। तो ये वाली वैल्यू हमने इस जगह पर लिख ली। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं जी, साथ मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई मीटर्स में होती है। तो ये इस तरीके से हमने ना इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो अगर हम इधर चाहें तो इधर भी यूं ब्रैकेट बनाकर इसके साथ हम मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक लेंथ है और लेंथ इस चीज के इक्वल होती है। अब आपकी मर्जी है, बेशक 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर लें, या बाहर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं हम कि एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। ये जो मशीन है इसकी जो सरफेस है ना ये सारी, इसको पॉलिश करना है। तो उसका आप बताएं कितने पैसे लगेंगे। तो इसका मतलब जो इसका एरिया है ना उसको आपने 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो कास्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस इस जगह पर लिख लेते हैं जी। जो सी पार्ट है ना इसका, उसके अंदर वो क्या जी, सी पार्ट के अंदर आपने मालूम करना है जी कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, यानी कि पॉलिश करना है उसकी सरफेस को, यानी कि जो मशीन है मशीन की सरफेस को पॉलिशिंग करनी है। तो उसका जो खर्चा है ना वो है ₹75 पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि पर मीटर स्क्वेयर का जो खर्चा है वो ये है। तो टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी आ जाएगी जी, टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग मशीन सरफेस, बेशक आप लिख लें, जो मशीन है उसकी जो उसका जो एरिया मशीन का जो सरफेस एरिया उसका कितना आएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो 75 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एरिया के साथ। तो इसका जो एरिया है वो हमें पता ही है, अभी हमने ऊपर लिखा था इस जगह पर 25x² - 30x+9, वो हम इधर लिख देंगे। तो इसका एरिया कितना था जी, 25x² - 30x और +9, ये इसका ना टोटल एरिया था। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। अब ये पैसे हैं इस वजह से इसके साथ हम ना रुपीज लिख देंगे, और मीटर वगैरह इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मजीद आपने सॉल्व नहीं करना, आपने बस इसका ना इतना ही आंसर लिख देना है। तो इसके ऊपर यूं बॉक्स बना दें और साथ लिख दें जी ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स। सिर्फ जो इसकी दो साइड्स है ना, मसलन कोई इसी भी दो साइड्स, मतलब मैं कहता हूँ एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, सिर्फ दो साइड्स की आपने ना एजिंग करनी है, यानी कि उसका एज बनाना है, यानी कि किनारा बनाना है। और उसकी जो कीमत है ना वो 28 रुपये पर मीटर है। तो दो साइडों की ना उन्होंने एजिंग करवानी है, यानी कि उसके जो किनारे हैं ना उनको सेट करना है। तो उसके लिए हम ना इस जगह पर लिख देते हैं जी, एजिंग हम करवाना चाह रहे हैं सिर्फ जो उसकी टू साइड्स है ना उसकी। तो इधर हम लिख देते हैं जी कास्ट ऑफ एजिंग, के जो एज उसके हमने बनाने हैं, यानी कि जो किनारे उसके सेट करने हैं टू साइड्स के, यानी कि कितनी साइड्स के, ओनली टू साइड्स के। तो उसकी आपने ना बताना है कि कितना खर्चा आएगा। तो ये हमारा ना क्वेश्चन है, और ये हमें पता है कि जो उसका जो खर्चा है ना पर मीटर का वो 28 रुपये है। तो 28 रुपीज ये आ गए। और इसकी साइड्स कितनी हैं, टू साइड्स हैं, इस वजह से इसे हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसकी जो एक लेंथ है ना उसको आप लिख दें। तो ये एक लेंथ की वैल्यू कितनी है, 5x-3। तो इस जगह पर यूं लिख दें 5x-3। तो ये क्या हो गया, ये हो गए जी रुपीज हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो इसकी
नंबर ऑफ साइड्स थी, ऊपर लिख लें बेशक, नंबर ऑफ साइड्स, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। फिर जो उसकी साइड की लेंथ है, लेंथ साइड ऑफ लेंथ, उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जिस टाइम ये 28 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, 56। और इसके साथ ये आ जाएगा जी 5x-3। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। अब बेशक आप इसके साथ ना रुपीस लिख लें कि इतने जो है ना पैसे लगाने पड़ेंगे उसकी दो साइडों की एजिंग करने के लिए। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके फर्स्ट जो 4 पार्ट्स थे उन्होंने इस तरह सॉल्व होना था। तो ये क्वेश्चन इस जगह पर लिखा हुआ है, और इसके जो है ना तमाम पार्ट्स ये अभी आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको एक दफ़ा इस जगह पर लिख लेते हैं। उसके बाद इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बात पूछना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंकर, हमारे पास एक ना टैंकर है और वो क्यूबिकल शेप का, यानी कि जिस तरह ये क्यूब बना होता है ना, जिस तरह ये स्केयर है, तो क्यूब इसके साथ का ही होता है। मसलन इसके ना, अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाए, जिस तरह ये मैंने अभी आपके सामने बना रहा हूँ, तो ये क्यूब बन जाता है इस तरह। ये मैंने ना क्यूब बना लिया। तो ये हमारे पास एक क्यूब जो है ना वो बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो क्यूब होता है ना, इसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो इसकी कितनी साइड्स होगी जी, 6 साइड्स होगी। जिस तरह 4 दीवारें होगी, और एक इसका छत हो गया और एक इसका फर्श हो गया, तो टोटल इसकी जो साइड्स होती है ना वो 6 होती हैं। तो ये क्यूब की ना हमने बना ली है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा, वो आपको पता होना चाहिए। लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। तो जो वॉल्यूम होता है ना इसका, वो बराबर होता है एल मल्टीप्लाई एल, इसमें ना मल्टीप्लाई करते हैं एल, तो वॉल्यूम बराबर आ जाता है जी एल क्यूब के। तो ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। अच्छा, अब इसके अगर हम बात करेंगे ना, इसकी ये मसलन है, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इधर मीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो जब क्यूब की बात हो रही है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर 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 क्यूब। तो वो वॉल्यूम होता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने हाइट ऑफ ऑयल टैंकर मालूम करनी, जो इसकी हाइट है ना वो भी एल ही है। तो अगर हम एल मालूम कर लें, कोई एक साइड मालूम कर लें, तो वही उसकी हाइट के इक्वल होगा। तो इधर हम लिख लेते हैं, हम कहते हैं जी जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वॉल्यूम जो कि वी के बराबर है, उसकी वैल्यू आ गई जी 125x³ - 150x² +60x - 8, और यूं ब्रैकेट लगी हुई है, और इधर मीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है जी, वॉल्यूम की वैल्यू है। अगर हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है ना, उसके आपको ना यानी कि ये हमें पता है एल क्यूब किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। और अगर हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हमें दोनों तरफ ना पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 1/3। इस साइड पर भी इसकी पावर 1/3 लिखनी पड़ेगी, और इस साइड पर भी इसकी पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, 1/3 लिखनी पड़ेगी। तो उससे होगा ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गए। तो एल बराबर आ गया वॉल्यूम और उसकी पावर कितनी, 1/3। अब अगर हम वॉल्यूम को होल की पावर 3 में लिखें, तो 3 और इसके ऊपर जो 3 होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास ना एल की वैल्यू आ सकती है। अब ये ना बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मसला ये हमारे पास ना एक फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक ना पहले हम ना वी को फाइंड कर लेते हैं जरा क्यूब की फॉर्म में। तो ये दूसरी फॉर्म है, इसको जरा क्यूब की फॉर्म में ना, क्यूब जो फॉर्म है ना, क्यूब वाली फॉर्म, उसके अंदर ना इसको हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो इधर हम लिखते हैं जी 125x³ - 150x² +60x और -8। ये इस तरह हमने लिख लिया। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ जी 5x का क्यूब, और ये जो 8 है ना, इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। अच्छा, उसके बाद इस जगह पर हम लिख सकते हैं जी -3
और इधर 5x और इधर 2, और इधर फिर लिखा जा सकता है +3 और 5x और 2। अब इधर पावर 5x की पावर 3 है, इधर 2 हो जाएगी, इधर 1 हो जाएगी। अच्छा, इधर 2 है ही नहीं, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि इसकी ना पावर असेंडिंग में है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 ने जब 4 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 60 आ जाता है। और इसी तरह 5 का स्केयर 25, 25 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखें ना तो ये हमारे पास ना फार्मूला बनता है ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यूब का ये फार्मूला बनता है। इधर हमने ना वो फार्मूले वाली फॉर्म बनाई है। अच्छा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? ये वी की वैल्यू थी। अब हमने ऐसे करते हैं, वी की वैल्यू ना इधर पुट कर देते हैं। हम कहते हैं हमें पता है एल किसके बराबर है, वी की पावर 1/3 के बराबर है। अब ये जो वैल्यू है ना, वी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम ना इस जगह पर पुट कर देते हैं। अच्छा, इसको हम यूं लिखेंगे, हम लिखेंगे जी 5x - 2 होल स्केयर होल क्यूब और सारे की पावर 1/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास जो लेंथ आएगी जो कि हाइट के बराबर है, वो आ जाएगी 5x - 2। और बेशक इसके साथ आप मीटर लिख लें, क्योंकि पहले वो मीटर क्यूब था वॉल्यूम में, तो इधर ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये हाइट के इक्वल है। आपने कहना जो हाइट है, हाइट ऑफ टैंक, जो हाइट ऑफ टैंक है वो किसके बराबर है जी, वो एल के बराबर है। और एल का ये आंसर हमने निकाल लिया। तो बेशक यूं एरो बना के बता दें। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर देखते हैं, वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। इसका जो सरफेस एरिया, तो ये अब बात समझने वाली है। अब ये देखें, इधर मैं ना इसका सरफेस एरिया बनाता हूँ। तो इधर मैं सबसे पहले ना यूं एक क्यूब बना लेता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए इसकी ये वाली साइड भी एल है और ये वाली भी साइड एल है, और जो इसके अंदर वाली जगह बनेगी ना, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जगह बन जाएगी एल की पावर 2, एल स्केयर के ये इक्वल आ जाएगी। अच्छा, जो क्यूब होता है ना उसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं। मसलन जो क्यूब है उसके अंदर साइड्स कितनी हैं जी, 6 साइड्स हैं। मसलन एक फ्रंट साइड है, उसके बाद यानी कि 4 तो दीवारें उसकी हो गई ना, तो एक उसका टॉप वाली साइड होगी, और एक उसकी जो साइड है ना वो बेस वाली साइड होगी। तो एक फ्लोर हो गया, एक टॉप हो गया, और ये बाकी क्या उसकी हो गई, साइड्स होगी। तो टोटल इसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड्स हैं। तो फिर जो होगा ना टोटल एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया ऑफ क्यूब वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जी 6 साइड्स हैं, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एल स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक के सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, वो हमने मालूम करना। तो वो हमें पता है वो किसके बराबर है जी, 6 एल स्केयर के इक्वल है। तो अब इधर एल की वैल्यू हमने ना निकाली है थोड़ी देर पहले। तो ये एल की वैल्यू क्या आई हुई थी, 5x - 2 के इक्वल आई थी। तो ये लिखेंगे। अब इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 लिखनी पड़ेगी। इसकी पावर हम 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया का स्केयर है, क्योंकि एरिया नहीं लेंथ का स्केयर है, लेंथ एल मल्टीप्लाई एल करें ना तो तब ये, इस वजह से एक बार एल लिख कर उसका स्केयर लिखेंगे। तो अब इसको ना हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 5x - 2, और इधर भी लिख देंगे 5x - 2। तो इस तरह ना इसको 2 दफा जो है ना वो लिखा जाएगा। और इसके साथ हम एक चीज लिख सकते हैं, इसका यूनिट। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा, मीटर स्केयर लिखा जाएगा। तो इस तरह ना ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी पार्ट का है। तो इधर हम साथ लिख देंगे, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका जो पार्ट नंबर थर्ड है उसे देखते हैं।
वो कह रहे हैं हम कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट, आपने पेंट करना फ्रॉम आउटसाइड, इसकी जो बाहर वाली साइड्स हैं यानी कि जो 6 साइड्स हैं उनको आपने ना पेंट करना है। और पेंट किस तरह करना है जी, 32 रुपीज जो है ना वो आपको देने पड़ेंगे पर मीटर स्क्वेयर के, यानी कि पर मीटर स्क्वेयर के ना इतने आपको ना 32 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं जी सी पार्ट में हमने क्या करना है जी, जो कास्ट ऑफ पेंटिंग है, कास्ट ऑफ पेंटिंग, जो हम पेंटिंग करना चाह रहे हैं किसकी जी, ऑयल टैंकर की, और किस साइड से जी, आउटसाइड से, यानी कि जो उसकी बाहर वाली साइड्स है ना उस साइड से हम इसकी पेंटिंग करवाना चाह रहे हैं, यानी कि पेंट करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमने मालूम करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग की कास्ट है वो कितनी है जी, वो उन्होंने बताया था 32 रुपीज है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, कितनी साइडें पेंट करवानी है, 6 साइड्स को पेंट करवाना है। और जो उसकी एक साइड है ना जो कि एल के बराबर है उसके हमने स्केयर लेना है, क्योंकि एरिया हमेशा ना एल के स्केयर के बराबर होता है, जो क्यूब का स्केयर होता है या एरिया का जो स्केयर है, यानी कि स्केयर का जो एरिया होता है, यानी कि हमारे पास अगर कोई स्केयर शेप की चीज हो उसका एरिया इस तरीके से लिखते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 32 × 6, और एंड के ऊपर एल की वैल्यू लिखनी है, और एल की वैल्यू हमें पता 5x - 2 के बराबर है। तो इस जगह पर हम लिख लेंगे जी 5x - 2, और इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 192, यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 लगा 1 कैरी, और ये 18 और 119, 192 5x - 2 होल का स्केयर। तो इतने क्या लगने हैं जी, पैसे लगने हैं, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, रुपीज लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है ना वो आ गया। तो इस तरह हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हर क्वेश्चन के ना पार्ट्स काफी ज्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर ना टाइम लग रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर हम देखते हैं जी हमने कौन सी चीज मालूम करनी है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर जो है वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ मशीन, यानी कि एक इंजीनियर है वो मशीन के जो व्हील्स हैं उनके ऊपर वो काम कर रहा है। फाइंड देयर एरिया गिवन बाय, और ये जो है ना एरिया गिवन है, एक एरिया ये गिवन है व्हील का, और एक एरिया ना ये गिवन है, ये दो एरिया ना हमारे पास व्हील्स के गिवन है। हेल्प हिम फाइंड रेडियई ऑफ बोथ व्हील्स, जो व्हील्स हैं उसके आपने ना रेडियस मालूम करना, मसलन ये व्हील है इसका आपने रेडियस मालूम करना है, इसको बेशक आप R1 का नाम दे लें। एक ये व्हील है इसका आपने रेडियस जो है वो मालूम करना है। तो ये हम ना रेडियस मालूम करना चाह रहे हैं और एरिया हमारे पास गिवन है, तो इसको हम ना बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल होता है जी, वो बराबर होता है पाई R² के, यानी कि वो किसके बराबर है जी, पाई R² के इक्वल होता है। ये किसकी वैल्यू है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। तो ये हमने ना इस जगह के ऊपर लिख लिया। अब हम यहाँ से ना अगर वैल्यूज पुट करें जो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या गिवन है इसको हम ना सिर्फ बता के ना इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। अब ये लिखते हैं जी A1 जो एरिया है वो बराबर है पाई x² - 6 पाई x और +9 पाई। तो अब इसकी ना जरा पाई R² वाली फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ना पाई को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा x² -6x और +9। तो अब इसको ना स्केयर बनाते हैं, यानी कि ये जो है ना इसको स्केयर बनाते हैं, तो ये बनाया जा सकता है। मसलन फर्स्ट टर्म का स्केयर 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर, इधर लिखते हैं -2, इधर लिख लेते हैं x और इधर लिख लेते हैं 3। तो ये भी इसके फैक्टर हमने बना लिए हैं। तो यहाँ से ना ये बन जाएगा हमारे पास x3 और बीच में माइनस और ये स्केयर। तो अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, जो फार्मूला के ए बराबर होता है जी पाई R² से, तो इसके इधर A1 और R1 लिख लेते हैं। यहाँ से जो R1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी x - 3,
तो ये हम लिख लेते हैं जी मीटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास ना जो फर्स्ट व्हील है उसका आंसर आ गया। अच्छा, सेम इसी तरह ना हमने अब जो दूसरा व्हील है उसका भी आंसर मालूम करना। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिख लेते हैं जी, पाई एक्स स्क्र माइनस 10 पाई एक्स और प्लस 25 पाई, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ जी A2। जो A2 एरिया हमारे पास वो किसके बराबर था? पाई एक्स स्क्र, फिर माइनस पाई एक्स स्क्र माइनस मेरे ख्याल से 10 x पाई, और फिर प्लस 25 पाई, इस तरह करके थे। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको कि हमने गलत तो नहीं लिखा है। हाँ जी, पाई एक्स क्यूब है, -10 पाई एक्स और प्लस 25 पाई। तो इस जगह पर क्यूब है, और उसके बाद इस जगह के ऊपर स्केयर है, यानी कि 10 x स्केयर, इस तरह करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक दफा दोबारा देख लें इसके अंदर कोई गलती तो नहीं हमने की है। पाई एक्स क्यूब ठीक है, -10 पाई एक्स और 25 पाई। तो इस जगह पर गलती ये मैंने की है कि इस जगह पर स्केयर आएगा, और इस जगह के ऊपर खाली एक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसको हम ना कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 10 x प्लस 25 आएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म बना लेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, -2x और 5 हो जाएगा, और इधर प्लस आ जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय, और x -5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई, और इधर हम लिख सकते हैं R2 इसका स्क्वायर, यानी कि A2 इसके साथ कंपेयर करें तो R2 किसके बराबर आ गया? x-5 के बराबर आ गया। तो ये हमने इस तरीके से इसका जो रेडियस है वो हमने मालूम कर लिया। तो ये आज के जो लेक्चर है इसके